हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोचिंग मार्क। बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि भारत के सामने वो कौन कौन से 3 चैलेंजेस आए जब भारत अपने आप को एक नेशन के तौर पर बिल्ड कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट चैलेंज था यूनाइटेड इंडिया बनाना, नेशन को शेप देना, वो हम इस लेसन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेसन का सेकंड टॉपिक, जो कि है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, यानी कि विस्थापन और पुनर्वास। देश का विभाजन कैसे हुआ, क्या प्रोसेस उसके लिए यूज की गई और क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम निकले, वो सब कुछ हम देखेंगे। हम देखेंगे कि टू नेशन थियरी क्या थी, कैसे देश को धर्म के आधार पर बांटा गया और उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बच्चों देखो, अगर हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 से जस्ट पहले की, तो इस समय भारत में 2 तरह के इलाके थे। एक वो जिसको हम कहते थे ब्रिटिश इंडिया, और दूसरा वो जिसको हम कहते थे प्रिंसली स्टेट्स। अब बच्चों देखो, जो पार्टीशन हुआ ना, वो इस ब्रिटिश इंडिया का किया गया और इस ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड कर दिया गया 2 देशों में, 2 कंट्रीज में। पहला इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। अब आप कहोगे सर ये पाकिस्तान वर्ड कहां से आया? तो बच्चों देखिए, ये जो पाकिस्तान वर्ड है, ये सबसे पहले 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक मुस्लिम छात्र थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली। इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था और वहीं से ये वर्ड जो पाकिस्तान है वो चला आ रहा था। अब बात करते हैं कि भाई ये जो ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ, ठीक है, एक कंट्री इंडिया बनेगा, दूसरा पाकिस्तान बनेगा, और जो पाकिस्तान वर्ड है वो इस छात्र ने, इस व्यक्ति ने 1933 में दे दिया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये पार्टीशन जो हुआ, इसके पीछे रीजंस क्या थे? आखिर हमें पार्टीशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 2 रीजन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला, ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और इसके साथ साथ, मतलब ये तो सबको पता है कि भाई ब्रिटिशर्स जो थे वो बांटो राज करो की नीति पे चलते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे चलते थे। लेकिन एक चीज और खास थी, वो क्या थी? एंड देयर हैस्टी डिपार्चर। मतलब क्या बच्चों? मतलब ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने डिसाइड तो ये किया था कि वो भारत को आजाद करेंगे जून 1948 में, जून 1948 में। लेकिन अब उनके लिए भारत में स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो रह ही नहीं सकते थे। तो इसलिए वो क्या किया उन्होंने कि वो इस समय से पहले ही भारत से जाने की सोचने लग गए। अब वो क्योंकि 1947 में ही भारत से चले गए, तो उनके हैस्टी डिपार्चर की वजह से ये डिसाइड किया गया कि भाई यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में टेंशन है, हमारी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, हमें जल्दी जाना है, तो चलो इनको बांट करके चले जाते हैं। और उन्होंने क्या किया? भारत का पार्टीशन करने का जो पूरा प्लान था वो डिसाइड किया। लेकिन एक दूसरा रीजन जो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? टू नेशन थियरी। और यही हमारा मेन रीजन है जिसकी वजह से इंडिया का पार्टीशन हुआ, टू नेशन थियरी। अब आप कहोगे सर ये टू नेशन थियरी क्या है, ये कहां से आई, थोड़ा सा ये बताइए। तो बच्चों देखो, जो टू नेशन थियरी है वो सबसे पहले 1867 में जब हिंदी उर्दू डिस्प्यूट हुआ,
उसके जस्ट बाद एक बड़े फेमस स्कॉलर है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ये एक मुस्लिम स्कॉलर है, मुस्लिम थिंकर है, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी की बात की थी। इन्होंने सिंपल सा कहा कि भाई देखो, भारत जो है वो किसी एक सिंगल कौम का नहीं है, बल्कि यहाँ पे दो कौम रहती है, एक हिंदू और दूसरी मुस्लिम। तो भारत जो है वो दोनों कौम्स का है, दोनों धर्मों का है। तो इसके बाद जब इन्होंने ये टू नेशन थ्योरी दी तो एक समय आया 1940s का। अब 1940s में क्या हुआ, मुस्लिम लीग, एक यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। इंडिया में उस समय दो ही जो है मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां थी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। तो 1940 में क्या हुआ बच्चों, लाहौर सेशन हुआ मुस्लिम लीग का, सेशन मुस्लिम लीग। अब इस लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग के एक लीडर थे, नाम क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे से इनके लीडर थे। और इन्होंने क्या किया, ये जो टू नेशन थियरी थी इसको भरसक प्रयास के द्वारा, मतलब आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया कि नहीं नहीं भाई देखो, भारत जो है उसका जो वो जो है दो कौम्स का ही है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। अब हुआ क्या बच्चों, जब ये टू नेशन थियरी मुस्लिम लीग ने आगे बढ़ाई तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बन जाता है कई बार कि टू नेशन थियरी किसने दी, तो आप आंसर जो है वो यही फिर फ्रेम करके आएंगे कि टू नेशन थियरी वॉज एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग। लेकिन उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर मुस्लिम लीग टू नेशन थ्योरी क्यों आगे बढ़ाती है, आखिर वो कौन सा कारण था। और मुस्लिम लीग ने जब टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाया तो कांग्रेस का क्या स्टैंड था, तो ये दोनों ही बातें हम देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो बच्चों, जब आप 1940s का टाइम देखोगे तो आप पाओगे कि जो कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है, इन दोनों के बीच में ही जो टेंशन है, जो तनाव है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 1940 का समय एक ऐसा समय है जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में अलगाव की भावना है, दोनों के बीच में तनाव है। और ऐसे समय में कुछ बातें होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1942 में मुस्लिम लीग जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था उसको सपोर्ट करने से मना कर देती है। ठीक है, 1942 में मुस्लिम लीग ने क्या किया, हमारा जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, हिंदी में बोलते हैं इसको क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने से मना कर देती है। और उसके जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो यही मुस्लिम लीग ब्रिटिशर्स से डिस्टेंस बनाने के लिए मना कर देती है। मींस ना तो मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करती है और ना ही जो मुस्लिम लीग है वो ब्रिटिशर्स से दूरी बनाने को तैयार है। और इन दोनों ही रीजंस की वजह से जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस से लगातार दूर चली जाती है। अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहता है कि जब मुस्लिम लीग बात करती है टू नेशन थ्योरी की, तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस क्या करेगी, अपोज करेगी कि भाई टू नेशन थ्योरी नहीं होनी चाहिए, भारत जो है वो एक रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए। लेकिन इन सारे रीजंस की वजह से आखिर में कांग्रेस को भी मानना पड़ता है कि चलो ठीक है, टू नेशन थ्योरी के बेस पर देश का विभाजन होना है तो वो होगा, हम अब मुस्लिम लीग को और ज्यादा समझा नहीं सकते हैं। तो इसी टू नेशन थ्योरी के बेस पर बच्चों भारत का फाइनली जो है डिवीजन होता है, पार्टीशन होता है। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है
कि टू नेशन थियरी किसने पुट फॉरवर्ड की, किसने एडवांस की, किसने उसको आगे बढ़ाया? तो हमारा आंसर रहेगा क्या? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग से एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि दो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के नाम बताओ जिनका की एस्टेब्लिशमेंट हुआ रिलीजन के बेस पे, धर्म के आधार पर बने दो राजनीतिक दलों के नाम बताओ। तो एक तो आंसर हो गया मुस्लिम लीग और दूसरा कौन सा हो गया? अकाली दल। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि आजादी से पहले भारत में कौन से दो बड़े दल थे? तो उसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरा क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग। इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही बच्चों शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कांग्रेस बोल देते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक अब हमने सीख लिया कि भाई भारत का जो पार्टीशन हुआ वो किस तरीके से हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, कि भारत का जो विभाजन हुआ उसमें क्या तरीका यूज हुआ। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अब बच्चों देखो यहां पे पहली ही बात सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब हमने पार्टीशन का डिसाइड किया तो ये पार्टीशन के लिए जो प्रिंसिपल यूज हुआ कि भाई पार्टीशन तो करेंगे लेकिन किस आधार पे करेंगे, तो हमने डिसाइड किया टू नेशन थ्योरी के बेस पे कि जो पार्टीशन होगा उसके पीछे जो प्रिंसिपल यूज किया जाएगा वो क्या यूज किया जाएगा? रिलीजियस मेजॉरिटी। रिलीजियस मेजॉरिटी इट मींस क्या? कि धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर देश का विभाजन होगा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो देश का विभाजन होगा किसके आधार पर? धर्म के आधार पर होगा। और लेकिन यहां पे जानने वाली बात यह है कि भाई चलो धर्म के आधार पर विभाजन होगा हमने बोल दिया, और ये भी हमने बोल दिया कि भाई जहां पे जिन इलाकों में हिंदू लोग जो है मेजॉरिटी में होंगे वो सारे इलाके हम लोग इंडिया में शामिल कर लेंगे, और जहां पे मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में होंगे वो सारे के सारे इलाके हम लोग पाकिस्तान में शामिल कर देंगे, है ना। बिल्कुल सिंपल सा काम था, लेकिन एग्जैक्टली इतना सिंपल नहीं था। यहां पे काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, और अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस थी जो कि पार्टीशन की प्रोसेस के दौरान आई। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी की सारी डिफिकल्टीज या कॉम्प्लिकेशन सीधे पूछी जाती हैं जो कि पार्टीशन के दौरान हमें आई। चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। अब देखो पार्टीशन के दौरान हमने बोल तो दिया कि हम प्रिंसिपल यूज करेंगे रिलीजियस मेजॉरिटी का। जो भी इलाके मुस्लिम मेजॉरिटी के होंगे वो सारे के सारे कहां चले जाएंगे? पाकिस्तान में। लेकिन देश के अंदर वो सारे इलाके जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले थे वो एक जगह थे ही नहीं, वो इलाके अलग अलग जगह थे। तो पहली कॉम्प्लिकेशन यही आती है इसके अंदर, क्या? नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। अब क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज एक जगह पे नहीं थे तो वो थे कहां पे? तो इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लो बच्चों ये वाला हिस्सा इंडिया का है, ठीक है, ये वाला हिस्सा इंडिया का है। तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे उनमें से एक एरिया वेस्ट साइड में था और दूसरा एरिया जो है वो ईस्ट साइड में था। तो डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान को दो हिस्सों में बनाया जाएगा। एक हिस्सा वेस्ट में रहेगा जिसे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाएगा, और एक हिस्सा ईस्ट में रहेगा जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहेंगे। और बच्चों ये जो ईस्ट पाकिस्तान वाला हिस्सा है यही आज के समय में हमारा बांग्लादेश है, और जो वेस्ट पाकिस्तान वाला हिस्सा है ये आज के समय का
पाकिस्तान है। तो उस समय में इस तरीके से जो है पार्टीशन किया गया कि पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, एक वेस्ट में एक ईस्ट में। एक को वेस्ट पाकिस्तान कहा गया, एक को ईस्ट पाकिस्तान कहा गया। और इन दोनों ही हिस्सों के बीच में जो एरिया था वो सारा का सारा किसका था? इंडिया का था। तो पहली कॉम्प्लिकेशन यही आई कि कोई भी सिंगल बेल्ट मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज की नहीं थी। दूसरी बात करते हैं सेकंड कॉम्प्लिकेशन की। अब सेकंड कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि भाई चलो ठीक है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन वो एग्री तो होने चाहिए। अब इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के लोग थे वो पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते थे। तो जैसे मैं बताता हूं कैसे, पहले लिख लेते हैं सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या आई? नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान। अब इसको एक बड़े अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन से मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे जो पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहते थे। अब उसके अंदर सबसे पहला नाम जो आता है वो एक लीडर का आता है। एनसीईआरटी कहती है कि लीडर है जिनका नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये तो बड़ा लंबा नाम हो गया। इनका एक छोटा नाम भी था, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। और ये उस समय इंडिया का जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा था, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो एरिया था इसके लीडर होते थे। इसको इरेज कर देते हैं फिर इसको लिखते हैं। उस समय ये लीडर थे किसके? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, ठीक है। तो ये पश्चिमोत्तर जो सीमांत प्रांत थे उसके लीडर थे। इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी इसको कहा जाता था। ये नहीं चाहते थे कि अभी हमें पाकिस्तान में शामिल किया जाए, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि ना चाहते हुए भी इनकी अनदेखी की गई, इस एरिया को पाकिस्तान में शामिल किया गया। लेकिन इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही बच्चों, जब ये डिसाइड किया गया कि भाई ये वाला एरिया जो है वो पाकिस्तान में शामिल होगा, तो इन्होंने कहा कि भारत की सरकार ने हमें भेड़ियों के पास भेज दिया है। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि भाई हमें पाकिस्तान में शामिल किया जाए, पाकिस्तान में ये जाना नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी इन्हें भेजा गया। ये सेकंड कॉम्प्लिकेशन। अब थर्ड कॉम्प्लिकेशन आती है बेटा कुछ स्पेशल एरियाज की। अब स्पेशल एरियाज कौन से हो गए? जैसे एग्जांपल के लिए पंजाब, और दूसरा कौन सा हो गया? बंगाल। अब बच्चों देखो, पंजाब और बंगाल में प्रॉब्लम क्या थी कि यहां मुस्लिम मेजॉरिटी तो थे, मतलब मुस्लिम्स लोग तो थे, ठीक है कि यहां मुस्लिम्स थे, लेकिन यहां पे नॉन मुस्लिम्स भी थे। कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, ठीक है। एरियाज विद नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी। अब प्रॉब्लम ये आई कि इन दोनों ही इलाकों में मुस्लिम्स भी है, नॉन मुस्लिम्स भी है, तो किया क्या जाए? तो डिसाइड किया गया कि भाई इन दोनों ही एरियाज का, पंजाब और बंगाल का दोबारा से डिवीजन किया जाएगा। और डिवीजन जो है वो जिलों के बेस पे किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट के बेस पे, या उससे भी छोटी इकाई के बेस पे, यूनिट के बेस पे। तो बंगाल और पंजाब का फर्दर क्या कर दिया गया? डिवीजन कर दिया गया। सेम पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, एक हिस्सा इंडिया में आ गया। सेम यहां पर बंगाल का एक हिस्सा जो है ईस्टर्न पाकिस्तान में चला गया, और एक हमारे पास आ गया जिसको हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। तो इस तरीके से इन इलाकों का फर्दर डिवीजन जो है वो कर दिया गया। अब बात आती है इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो है कॉम्प्लिकेशन आई, एक और जो है प्रॉब्लम आई, उसका डिस्कस करते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट ये वाली प्रॉब्लम है जो फोर्थ हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में कई बार ये सीधी भी पूछी जाती है। तो फोर्थ कॉम्प्लिकेशन क्या आई? प्रॉब्लम ऑफ
माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटी में कौन कौन थे? अगर हम बात करें बॉर्डर्स के उस साइड और इस साइड की, तो बॉर्डर के इस साइड मतलब इंडिया साइड्स में अगर हम देखें तो जो मुस्लिम्स थे वो किस में थे? माइनॉरिटी में थे। और बॉर्डर के उस साइड अगर हम देखें तो जो हिंदू लोग थे प्लस जो सिख लोग थे, ये दोनों ही लोग माइनॉरिटी में थे। अब ये जो माइनॉरिटी में लोग थे, जैसे ही हमारा पार्टीशन हुआ, पार्टीशन कैसे होगा, क्या होगा, कौन सा बॉर्डर लाइन होगी, ये सब कुछ बच्चों 14-15 अगस्त को तो डिसाइडेड था ही नहीं। तो अचानक से इनको पता चला कि ये दूसरे देश में है। मतलब क्योंकि उस समय तक 14-15 अगस्त तक डिवीजन हुआ नहीं था, जो बाउंड्री थी वो डिसाइड हुई नहीं थी, उसको थोड़ा टाइम लगा, तो उसकी वजह से इन लोगों को पता ही नहीं था कि अब ये दूसरे देश में आ चुके हैं। ठीक है, और इन लोगों को फिर ट्रीट किया जाने लगा एज एन अनडिजायरेबल एलियंस की तरह। ये जो माइनॉरिटीज वाले लोग थे, इनको पता ही नहीं था अब ये हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है ना। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, अपना सारा सामान उठा करके और चलना शुरू कर दिया। जो हिंदू और सिख थे वो इंडिया की साइड आने लग गए, और जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान की साइड जाने शुरू हो गए। और इस तरीके से जो है एक बड़े स्तर पर विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो शुरू हो गया। ये लोग अपने ही घर में अनडिजायरेबल एलियंस की तरह ट्रीट किए जाने लग गए। तो एक बड़े स्तर पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इन माइनॉरिटीज के में देखा गया कि माइनॉरिटीज जो है वो एक जगह से बॉर्डर के दूसरी साइड जा रही है और दूसरी जगह से पहली साइड जा रही है। आप देखोगे इंडिया के अंदर भी दिल्ली के आसपास का इलाका है, लाजपत नगर शायद है, तो वहां पर काफी सारे रिफ्यूजीज उस समय आए थे। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे रिफ्यूजीज हमें उस समय देखने को मिले जो पाकिस्तान साइड से आए थे। सेम यहाँ से भी उस साइड जो है काफी सारे लोग गए थे। तो ये चीजें हुई। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस थी जो पार्टीशन के दौरान हमें देखने को मिली। अब ये तो हो गई बच्चों बात की जो प्रोसेस थी पार्टीशन की वो क्या थी और उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आई। हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीधा क्वेश्चन यहां से आता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम देख रहे हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। बात करते हैं पार्टीशन के परिणामों की। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। अब देखो बच्चों, पार्टीशन का जो परिणाम रहा, अभी हम बात करेंगे कि उस समय क्या क्या परिणाम आए, लेकिन एक्चुअल में ये जो पार्टीशन हुआ था उसका जो इम्पैक्ट है वो आज तक भी भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस पे देखा जाता है। लेकिन हम उस समय के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं। जैसे पहला तो यही है, ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। अगर बच्चों आप इतिहास को देखोगे तो उस इतिहास में आप पाओगे कि दुनिया में बहुत कम ऐसे इवेंट्स हुए हैं जब इतने बड़े स्तर पर लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जैसे कि पार्टीशन के समय यहां पे हुआ। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल्स रेयर ही देखने को मिलते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि लगभग 80 लाख लोग, ठीक है, लगभग क्या 80 लाख लोग जो है वो उनका मूवमेंट हुआ, उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब आप कह सकते हो कि मास लेवल पे जो लोग हैं वो एक साइड से दूसरी साइड आए। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, सेकंड आता है वॉयलेंस। अब वॉयलेंस मतलब हिंसा, और इसके अंदर दो चीजें हुई। पहली क्या? किलिंग्स, एंड दूसरी क्या? एट्रोसिटीज। अब किलिंग्स की बात करें बच्चों तो एनसीईआरटी कहती है कि लगभग 5 से 10 लाख जो है लोग मारे गए इस दौरान, जब ये पार्टीशन के बाद डिस्प्लेसमेंट और वायलेंस शुरू हुआ। तो 5 से 10 लाख लोग इस दौरान मारे गए।
एट्रोसिटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो अत्याचार इस दौरान देखा गया वो देखा गया वुमेन्स पर और बच्चों पर। अब वुमेन्स को इस समय बच्चों काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। पहला तो क्या, एब्डक्शन। एब्डक्शन मतलब किडनैपिंग, कि जो महिलाएं थी जब ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जब ये वॉयलेंस हो रहा था, इस दौरान काफी सारी महिलाओं को जो है किडनैप कर लिया गया। हालांकि जब बाद में चीजें ठीक हुई तो इन महिलाओं में से बहुत सारी महिलाओं को दोनों देशों ने वापस लौटा भी दिया, ठीक है। लेकिन उस दौरान काफी ज्यादा एब्डक्शन हुआ, महिलाओं को जो है किडनैप कर लिया गया। अच्छा, एक चीज और, जिन महिलाओं का एब्डक्शन हुआ तो उनको फोर्स किया गया कि जिन लोगों ने उनकी किडनैपिंग की है वो उन्हीं लोगों का धर्म अपना ले। मतलब महिलाओं को फोर्सफुली अपना रिलीजन चेंज करने के लिए बोला गया, ठीक है, फोर्स किया गया फॉर रिलीजन चेंज, फोर्स्ड टू चेंज रिलीजन, फोर्स टू चेंज रिलीजन। काफी सारी महिलाओं को मार भी दिया गया, रेप्स वगैरह भी बहुत हुए हैं इस दौरान। तो ये सारी चीजें जो है देखी गई कि महिलाओं के साथ हुई। एक दूसरी चीज, बहुत सारी फैमिलीज ने फैमिली ओनर के नाम पे, आपने देखा होगा काफी सारी मूवीज में, भारतीय सिनेमा ने इसको बड़े अच्छे से दिखाया है कि बहुत सारी फैमिलीज जो है जब ये मूवमेंट हो रहा था तो वो अपने घर की बहू बेटियों को जो है पॉइजन वगैरह दे देते थे कि अगर कुछ लगे आपके साथ बुरा होने वाला है तो आप इसको खा लेना। तो इस तरीके की चीज भी हुई कि फैमिली ओनर के नाम पे भी बहुत सारी महिलाओं को मार दिया गया। बच्चों के केस में क्या था कि वो सेपरेट हो गए, सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो अपने माँ बाप से बिछड़ गए। तो ये सारी चीजें उस समय देखने को मिली। अब बात करते हैं थर्ड कॉन्सिक्वेंस की। इसको एक बार इरेज कर देते हैं। थर्ड जो कॉन्सिक्वेंस आया, थर्ड जो परिणाम आया वो आया रेफ्यूजी क्राइसिस का। आपने एक मूवी देखी होगी भारतीय सिनेमा की, बड़ी अच्छी मूवी है, भाग मिल्खा भाग। और उस मूवी में बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे लोग उस साइड से यहाँ आते थे, यहाँ से वहाँ जाते थे अपना घर बार छोड़ करके। तो उन्हें रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ता था। और ये रिफ्यूजियों की संख्या लगभग कितनी थी, 80 लाख के आसपास, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो लाखों की संख्या में जो लोग थे वो एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह आते, वहां पे रिफ्यूजी कैंप्स में रहते। तो भारतीय सिनेमा ने इनको बड़े अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है कि भाई कैसे रिफ्यूजी लोगों का जीवन होता है, शरणार्थी लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो वो सारी चीजें। और उसके बाद लास्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अब आप देखिए कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय जितने भी एसेट्स थे, एसेट्स का मतलब क्या, सरकार के जितने भी एसेट्स थे, एसेट्स का मतलब हो गया जैसे आप कह सकते हो टेबल्स, चेयर्स, या तो आप कह सकते हो यहां तक कि टाइपराइटर्स, ये सब कुछ भी बांटा गया। और सिर्फ यही नहीं बांटा गया, जो एम्प्लॉइज थे वो भी बांटे गए। और यहां तक कि रेलवे की जो पूरी की पूरी मशीनरी थी, रेलवे का जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो भी डिवाइड किया गया दोनों देशों के बीच में। एक बड़ी अच्छी मूवी आई है भारतीय सिनेमा के अंदर, सैम बहादुर। तो उसमें एक सीन मैंने देखा था, उसमें एक सीन आता है कि आर्मी को बोला जाता है कि आपके जो मैप्स हैं वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में बांटे जाएंगे। तो आप देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है वो बड़े लेवल पे यहाँ पे देखने को मिला था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि पैसे का क्या हुआ और पैसा कैसे बांटा गया। भाई उस समय डिवीजन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है पैसा भी बांटा जाएगा। तो उस समय बात चलती है कि भाई टोटल जो रुपए थे वो 400 करोड़ थे और इन 400 करोड़ रुपए को डिवाइड किया गया 17.5%,
82.5% के बेस पे, यानी 82.5% जो पैसा है वो इंडिया को मिलेगा और 17.5% पैसा जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। लगभग 75 करोड़ रुपए ये होते थे। इन 75 करोड़ में से बोला गया कि भाई 20 करोड़ रुपए तो आप अभी ले लो पाकिस्तान को, और 55 करोड़ रुपए 55 करोड़ जो रुपए हैं वो बाद में देने की बात हुई। हालांकि बाद में बहुत सारी चीज़ें हो गई, पाकिस्तान की साइड से इंडिया पे अटैक हो गया तो इसको होल्ड कर लिया गया 55 करोड़ रुपए को। बाद में गांधी जी ने उपवास किया, उसके बाद ये पैसा रिलीज हुआ, तो वो सारी चीज़ें बाद में करेंगे हम लोग। तो 20 करोड़ रुपए जो है वो तुरंत दे दिए गए और 82.5% पैसा जो है वो किसके पास रहा? इंडिया के पास रहा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डिवीज़न का काम हुआ पार्टीशन के बाद में। तो यहाँ तक अब हमने पढ़ लिए कि उस समय जो है इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस थे वो क्या क्या थे। पहला, ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, सेकंड वायलेंस, थर्ड रिफ्यूजी क्राइसिस और लास्ट क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब देखो यहां पे एक समझने वाली बात यह है कि पार्टीशन के जस्ट बाद पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो एक मुस्लिम नेशन होगा। अब क्वेश्चन ये आता था कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम नेशन अपने आप को बता चुका है, तो इंडिया के लिए क्या? अब इंडिया में दोनों तरह की बातें थी। मुस्लिम लीग जैसे मुस्लिम नेशन की बात कर रही थी, वैसे इंडिया के अंदर भी कुछ पार्टीज थी, कुछ ग्रुप्स थे जो चाहते थे कि इंडिया को एक हिंदू नेशन जो है वो बना दिया जाए, है ना, कि भाई पाकिस्तान अगर मुस्लिम्स के लिए है तो इंडिया हिंदू लोगों के लिए होगा। ऐसी ही बात थी और ऑब्वियस सी बात थी कि ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट थी। हमारे नेशनल लीडर्स ने कहा कि भाई देखो 1951 में हमारे पास जो आबादी है मुस्लिम्स की वो लगभग 12% है, मतलब हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और मुस्लिम्स के अलावा दूसरी भी माइनॉरिटीज़ है। तो हम लोग किसी भी कीमत पर नेशनैलिटी का बेस रिलीजन को नहीं बनाएंगे, मतलब धर्म के आधार पर नागरिकता तय नहीं होगी। इंडिया क्या होगा? इंडिया एक सेक्युलर कंट्री होगा, यहाँ पर सभी धर्मों का आदर किया जाएगा, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ना ही स्टेट किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने का काम करेगा। यहाँ पे एक बात और जानने लायक है बच्चों कि गांधी जी ने कहा था सर्वधर्म समभाव, कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना। तो हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने इसी आइडियोलॉजी को फॉलो किया और इस तरीके से आज हमने देखा कि भाई जो पार्टीशन था वो उसका प्रोसेस क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट बैच जो है यूट्यूब पे चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।